हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश या करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हम लोग नीट अवतार सीरीज में SHM को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं SHM की। तो देखो, SHM दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है लीनियर SHM, एक होता है एंगुलर SHM। ठीक है, तो जो लीनियर SHM होता है उसमें जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, -x होता है। सबसे पहली पहचान होती है SHM की, जो फोर्स होती है डायरेक्टली इक्वल टू क्या होती है, -x होती है। तो फोर्स डायरेक्टली इक्वल टू -x होगा, तो एक तुमको कांस्टेंट निकालना पड़ेगा प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, kx। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, kx। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, kx। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब यहाँ पे लिखा फोर्स इक्वल टू क्या, -kx। ठीक है, तुम फोर्स इक्वल टू -ω² भी लिख सकते हो, क्योंकि k इक्वल टू क्या होता है, देखो m² इक्वल टू k, तो ω² इक्वल टू क्या होता है, k/m, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, रूट में k/m। ठीक है, तो ओमेगा की जगह तुम रूट में k/m भी लिख सकते हो, या फोर्स की जगह तुम k की जगह m²x भी लिख सकते हो। ठीक है, और फोर्स इक्वल टू ma होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी md²x/dt²। यहाँ तक कोई दिक्कत? दो तरह का SHM होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है एंगुलर। जो लीनियर होता है उसमें फोर्स डायरेक्टली इक्वल टू -x होगा, तो -x है तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए फोर्स इक्वल टू -kx करते हैं। k हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, kx। क्या हो, kx माइनस में kx। ठीक है, अब देखो तुम फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिखते हो, तो मास इंटू एक्सीलरेशन को dv/dt भी लिख सकते हो, या मास इंटू एक्सीलरेशन को dx²/dt², दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो ये भी लिख सकते हो। वही चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, और k की जगह तुम m⍵² लिख सकते हो, क्योंकि k का वैल्यू क्या होता है, m⍵² होता है। ठीक है, जब एंगुलर में जाओगे तो वहीं पे टाउ इक्वल टू हो जाएगा I d²θ/dt²। यहाँ पे देखो क्या था, md²x/dt² था। यहाँ पे जहाँ पे m था, यहाँ पे क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहाँ पे तुम मास में खेल रहे थे, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में खेलोगे, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया d²θ/dt²। क्योंकि यहाँ पे तुम खेल रहे थे x में, यहाँ पे खेलोगे एंगल से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, md²x/dt², ये हो जाएगा I d²θ/dt²। तो वहाँ पे क्या था, मास इंटू एक्सीलरेशन था, यहाँ पे I इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ रोटेशनल में। ठीक है, कि थीटा -m²θ वही सेम चीज़ है जो यहाँ पे था। बस क्या करना, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर देना और एक्स की जगह थीटा कर देना बस। ठीक है, SHM देखो, अगर x⁻1 है तो SHM होगा x⁻1 से ज़्यादा है, जैसे x⁻2 है, x⁻3 है, x⁻4 है, तो SHM ना होगा क्या होगा, ऑक्सीलेटरी होगा। क्या होगा, ऑक्सीलेटरी होगा। ठीक, और SHM की एक पहचान होती है कि d²x/dt² प्लस ω²x क्या होता है, 0 होता है। ये SHM की पहचान है। तो क्या है, d²x/dt² प्लस ω²x क्या होती है, 0 होती है। d²x/dt² प्लस ω²x क्या होती है, 0 होती है। ठीक, अब देखो डिस्प्लेसमेंट, जैसे तुमको जनरल इक्वेशन मिलेगा x इक्वल टू a sin ω t प्लस फाई। क्या होता है, ये a हमारा एम्पलीट्यूड होता है, फाई हमारा फेज डिफरेंस होता है, तो x हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x इक्वल टू a sin ω t प्लस फाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू θ0 sin ω t प्लस फाई। देख रहे हो, बस x की जगह मैंने थीटा कर दिया और a की जगह θ0, क्योंकि a हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे θ0 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है। ठीक है, पीक वाला। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा dx/dt। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो a तो a ही रहेगा, साइन ω t में जो ओमेगा होता है बाहर आ जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ω t प्लस फाई, यानी a ω cos t प्लस फाई। एक्सलेशन निकालना, तो एक्सलेशन में क्या होगा, v/dt कर दिया, या d²x/dt²। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तब भी आएगा, इसका दो बार डिफरेंशिएशन करोगे तब भी आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना वेलोसिटी का, देखो a ω आगे है तो a ω तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ओमेगा cos ω t है तो एक ओमेगा फिर आगे आएगा, तो क्या होगा, -ω² a माइनस क्यों आएगा, क्योंकि cos का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस में a⁻² sin ω t प्लस फाई हो जाएगा। ठीक, समझे। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x इक्वल टू a sin ω t प्लस फाई। वेलोसिटी हो गया dx/dt a cos ω t प्लस फाई। एक्सलेशन हो गया d²x/dt² या bd मतलब d/dt। तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा a तो पहले से था, a पहले से था, तो a तो कांस्टेंट रहेगा, ये ओमेगा बाहर आएगा तो हो जाएगा a⁻², और cos का हो जाता है माइनस साइन, साइन का होता है cos, cos का होता है माइनस साइन, तो हो जाएगा -a⁻² sin ω t प्लस फाई, किसका, एक्सेलेशन का। ठीक, वही जब तुम एंगुलर में जाओगे तो एंगुलर में थीटा इक्वल टू θ0 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा θ0 ओमेगा, जैसे यहाँ पे a था, यहाँ पे θ0 प्लस ओमेगा हो जाएगा। समझे, आगे आओ। अगर किसी जनरल पॉइंट पे तुमसे वेलोसिटी पूछ ले, जैसे मान लो ये हमारा 10 मीटर का था, तुमसे यहाँ पर वेलोसिटी पूछ ले इस पी पॉइंट पे,
तो वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए हमारा कितना हो, ए हमारा 10 होगा, क्योंकि ए हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा हमारा एंगुलर वाला है, ए हमारा एम्पलीट्यूड है, एक्स हमारा क्या है, पोजीशन का है। जैसे मान लो मैंने बोला ना कि यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, यहाँ पूछे, सब एक्स है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर, जहाँ पर पूछे तो एक्स का वैल्यू उतना रखो। ये हमारा मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुमको पता ही है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। लेकिन जब तुमसे वेलोसिटी मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम मतलब क्या होता है, इसे पूरे कॉमन कर दो तो वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा होती है। समझ में आई चीज़ें, समझ में आ गई ना। तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होती है, ए ओमेगा होती है। वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होती है, ए ओमेगा होती है। वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होती है, ए ओमेगा। वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होती है, ए इंटू ओमेगा, ठीक। अब देखो एक्सेलेरेशन तुमको मालूम है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होती है, लेकिन एक्सेलेरेशन मैक्सिमम पूछेगा तो क्या करोगे, पूरे कॉमन कर दो तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और एक्सेलेरेशन किसी भी जनरल पॉइंट पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है। तो डिफरेंस को थोड़ा समझ लो, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ए ओमेगा, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होती है ए ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी किसी जनरल पॉइंट पे होती है ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्सेलेरेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो दोनों ध्यान रखना। अब देखो बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 आता है तो इसको सिमेट्रिकल इलिप्स बोलते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिकल इलिप्स का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, जब बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर 1 होता है तो उसको सिमेट्रिकल इलिप्स बोलते हैं, वहाँ पे सिमेट्रिकल इलिप्स बनता है। अब देखो बी स्क्वायर मैक्स अपन ए मैक्स, बी स्क्वायर मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ए मैक्स कितना है, ए ओमेगा स्क्वायर, कट आउट कर दोगे तो वो ए आएगा, ठीक है। यानी कि बी स्क्वायर मैक्स अपन ए मैक्स का वैल्यू वो ए होता है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कर भी सकते हो, क्योंकि बी मैक्स का क्या होता है, ए ओमेगा होता है। तो बी स्क्वायर का क्या होगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन ए मैक्स, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपन ए मैक्स का ए ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, ए बचेगा, ठीक। याद क्या करना ये कि जो टाइम पीरियड होती है 2 पाई वी मैक्स अपन ए मैक्स होती है। टाइम पीरियड क्या होती है, 2 पाई वी मैक्स अपन ए मैक्स, वी मैक्स का रोज क्या आएगा, ए ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। यही तो टाइम पीरियड होती है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई एफ होती है, या 2 पाई बाई, नहीं, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होती है वो होगी 2 पाई वी मैक्स अपन ए मैक्स। टाइम पीरियड क्या होगी, 2 पाई वी मैक्स अपन ए मैक्स, ठीक। पॉजिटिव एक्सट्रीम पर एक्सेलेरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे एक्सेलेरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। क्यों, क्योंकि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो निगेटिव में जाओगे तो निगेटिव पहले से लगा हुआ है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी निगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा, समझे। यानी कि जब तुम निगेटिव एक्सट्रीम पे जाओगे तो एक्सेलेरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, जब निगेटिव एक्सट्रीम पे जाओगे तो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव में जब जाओगे तो वहाँ पे माइनस साइन लोगे, और पहले से माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है, एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक्सेलेरेशन जो होता है हमेशा मीन पोजीशन के पास होता है, और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, समझे। तो एक्सेलेरेशन टुवर्ड द मीन पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट हमें हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, ठीक। अब देखो साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इसकी वैल्यू 0 होती है, कॉस 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इसकी वैल्यू 1 होती है। याद कर लेना, अभी तुम्हारे आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में काम आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे अभी मैंने बोला था ना कि एक्सेलेरेशन अगर डायरेक्टली इक्वल्स टू माइनस एक्स पावर एन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अभी फोर्स का मैंने बताया था, यहाँ पे देखो अगर एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स पावर एन है, अगर एन हमारा इवन है तो ट्रांजिशनल मोशन होगा, एन हमारा ऑड है तो ऑसिलेशन होगा, लेकिन सक्षम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, 1 नहीं है। अगर एन की वैल्यू 1 होती, मान लो एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्लस टू माइनस एक्स होती तो हमारा सक्षम हो गया, क्योंकि सक्षम क्या होता है, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स, समझ रहे हो। तो अगर एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्लस टू माइनस एक्स पावर एन है, अगर एन इवन है तो ट्रांजिशनल मोशन होगा, अगर एन ऑड है और 1 नहीं है तो ऑसिलेशन होगा, अगर एन 1 है तो एसएचएम होगा, ठीक। अब देखो वेलोसिटी ऑफ 2 डिफरेंट पोजीशंस आर गिवन, मान लो x1 दिया, v1 दिया, x2 पे v2 दिया, तुम इसको 2 इक्वेशन बना के भी कर सकते हो कि वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, v1 हो गया, v2 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट में a2 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ये तुम इक्वेशन बनाकर भी कर सकते हो। बर्फ वाले भैया आ गए हैं, बर्फ बेच रहे हैं, थोड़ा बेच लेने दो इनको, ठीक है। तो
दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, या मेरी मानो डायरेक्ट याद करो तुरंत तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट याद कैसे करोगे, जो ओमेगा होती है अंडर रूट b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर अपन x2 का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर होती है। ध्यान सुनना, जो ओमेगा होती है जब वेलोसिटी दो डिफरेंट पोजीशन की दी होती है तो होती है ओमेगा क्या होती है, जब सॉल्व करके लास्ट में निकालोगे तो ये आएगा रूट में b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर, क्या हो गया रूट में b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर अपान x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा b1 का ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर रूट में। ठीक, तो टाइम पीरियड पूछेगा तो टाइम पीरियड अभी तुमको बताता है, और 2 पाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई ओमेगा को अंडर रूट नीचे रखोगे तो ऊपर हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपन b1 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर। तो बस ओमेगा याद रखो, टाइम पीरियड तुम्हारा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू रूट में b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर अपन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट में x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपन b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। ठीक, अब तुमसे एम्पलीट्यूड पूछ लिया तो एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाएगा v1 x2 का स्क्वायर माइनस b2 x1 का स्क्वायर अपन b1 माइनस b2 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना, देखो तुमसे फिर समझाता हूँ, दो डिफरेंट पोजीशन पे है। ठीक है, ओमेगा तुमको मालूम हो गया, रूट में b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर अपन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। टाइम पीरियड क्या होती है 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड क्या होती है 2 पाई बाई ओमेगा यानी 2 पाई, और रूट में ओमेगा की जगह रख दो ओमेगा नीचे है तो उल्टा ऊपर हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपन b1 का स्क्वायर में b2 का स्क्वायर। तो तुम क्या करना, ओमेगा निकाल लेना, 2 पाई बाई ओमेगा का वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, एम्पलीट्यूड पूछेगा तो याद करो, एम्पलीट्यूड अगर दो डिफरेंट पोजीशन वहाँ पर एम्पलीट्यूड पूछता है तो फिर तुमसे बोल रहा हूँ ना, दो इक्वेशन बना लो, v1 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, या v2 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से तुम बना सकते हो दो, मतलब दो तुम इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, लेंदी पड़ेगा, याद करना तो याद कर लो। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा रूट में b1 x2 का स्क्वायर प्लस b2 x1 का स्क्वायर। देखो b1 के साथ x2 है और b2 के साथ x1 है, तो b1 x2 का स्क्वायर माइनस b2 x1 का स्क्वायर अपन b1 का स्क्वायर माइनस b2 का स्क्वायर, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक, अब देखो ए रूट एम हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी एम्पलीट्यूड इनटू रूट में मास किसी भी चीज़ का क्या होती है, एम्पलीट्यूड इनटू रूट में मास क्या होती है, किसी भी चीज़ की कांस्टेंट होती है, यानी एम्पलीट्यूड इनटू रूट में मास हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और a1 रूट में 1 इक्वल टू a2 रूट में m2 कर सकते हो, यानी एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट मास, क्योंकि अगर a इंटू अंडर रूट m क्या है कांस्टेंट है तो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा 1 अपन अंडर रूट m होगा। सिंपल सी बात है, तो इसको ध्यान रखना, a अंडर रूट m कांस्टेंट होती है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है 1 अपन अंडर रूट में m। ठीक, अब देखो हमारा ब्रह्मास्त्र, कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछेगा इससे बन जाएगा। ठीक है, देखो t होता है t/4 होता है t/2 होता है 3t/4, यही तो होता है। तो देखना ध्यान से, अगर तुम मीन पोजीशन पे हो, ठीक है, और तुम ए पे जा रहे हो प्लस ए पे यानी एम्पलीट्यूड से, मीन पोजीशन पे एम्पलीट्यूड पे जा रहे हो, तो तुम्हें एक चीज़ पढ़ाई हुई, पहले ये बताता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये देखना, पहले ये ध्यान से देखना। अगर तुम मीन पे हो x इक्वल टू 0 पे ए पे जा रहे हो तो तुमको लगेगा टाइम t/4, ए से 0 पे आ रहे हो तो फिर लगेगा t/4, 0 से माइनस ए पे जा रहे हो फिर t/4 माइनस इतना मतलब t/4 लगता है। यानी कि जब तुम मीन पे होते हो, मीन से एक्सट्रीम पे जाते हो, मतलब कि एम्पलीट्यूड पे जाते हो, यानी प्लस ए पे जाते हो माइनस ए पे जाते हो, तुमको टाइम t/4 लगता है, पहली चीज़। ठीक, अब देखना, जब तुम 0 पे हो और तुम जब a/2 पे जाते हो, 0 से अभी तुम a पे जा रहे थे, तुम 0 से a/2 यहाँ आ जाते हो, तो 0 से a/2 जाने पे टाइम लगता है t/12, कितना लगता है t/12, और a/2 से a जाने में कितना लगेगा, a/2 से जाने में कितना लगता है, तुम लोग को ये लगेगा, तुम लोगों को ये लगेगा कि तुम्हें क्या लग सकता है कि जब 0 से a/2 t/12 लग रहा है तो a/2 से a में आधा तो ये भी है, तो ये भी t/12 लगेगा, लेकिन जब t/12 करोगे तो t/6 आ जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमको कितना चाहिए t/4 ही चाहिए, क्योंकि 0 से a जाने में t/4 ही टाइम लगेगा, तो 0 से a जाने में t/4 ही टाइम लगेगा, तो 0 से a/2 जाने में t/12, a/2 से a जाने में t/6, दोनों को जोड़ो t/12 आ जाएगा, t/4 आ जाएगा, समझे? तो समझ गया ना, यानी 0 से a जाना तो t/4 लगेगा, 0 से a/2 जाना तो t/12, और a/2 से जाना तो t/6। दूसरी चीज़, तीसरी देखो, 0 से a/2 जाना तो t/8 होगा, और a/2 से a जाना तो ये हमारा a/2 से a जाना तब भी t/8 होगा। मतलब यहाँ पे बराबरी का रूल चलता है, जैसे 0 से a में जाना था तो t/4, 0 से a/2 में जाना था t/12, a/2 से में जाना t/6, 0 से a/2 में जाना है तो क्या t/8, और a/2 से a में जाना है तो फिर से t/8। ठीक, अब देखो √3/2 में जाना है तो t/6 लगता है, और t/12 लगता है a से, √3/2 से a में जाने में। तो यहाँ तक की दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ये चीज़ मैं तुम्हें समझा दी। अब देखना, मैं तुम्हें कुछ और समझा रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र में आओ। तुम मीन से चले गए प्लस ए में, मीन से चले गए प्लस ए में,
मीन से चले गए प्लस ए में, ठीक है। तो तुम्हें कितना टाइम लग रहा है, t/4 कितना लग रहा है, t/4 और एंगल कितना π/2, एंगल कितना π/2, एंगल कितना π/2 यानी कि 90 डिग्री। यानी कि तुम मीन से जब यहाँ पे गए तो तुमको लगा टाइम t/4, ठीक है। अब तुम देखो, अब तुम मान लो ए से कहाँ चले गए, a/2 पे, कहाँ चले, ए से a/2 पे, या ए से तुम चले आए कहाँ पे, मीन पे, तो तुमको टाइम लगेगा t/2 और फिर डिफरेंस होगा कितना 180 का। तुम मीन से चले जाओगे इधर तो 3t/4 हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ होगा t और 2π हो जाएगा, 2π - थीटा, π+θ। तुम्हें बस क्या इसमें समझना है, ध्यान समझना कि जब तुम मीन से, थोड़ा टाइम लूँगा इसमें मैं, जब तुम मीन से जा रहे थे यहाँ प्लस ए पे, तो तुम्हारा कितना लग रहा था वहाँ पे, देखे हो ना 0 से ए जाने में t/4, तो तुमको पहले से दिया हुआ t/4 यहाँ पे, समझ गए। यहाँ पे देखो, अब देखो जब तुम प्लस ए से आ रहे थे यहाँ पे ए भाई, कहाँ पे, प्लस ए से कहाँ पे आ रहे थे भाई, जैसे मान लो तुमसे कह दिया कि तुम 60 डिग्री पे हो, तो 60 डिग्री पे जैसे उसने बोला कि तुम टी से 60 डिग्री पे हो और ए पे चले गए, तो 60 डिग्री जाने का मतलब यहाँ पे 60 डिग्री पे ही जाओगे, 60 डिग्री का तुम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। π - θ का मतलब कितना हुआ, 180 में से 60 डिग्री घटा देना। अगर बोलेगा 60 डिग्री में जा रहे हो तो 180 में से 360 घटा देना, ठीक है। ऐसे करके कर सकते हो, ब्रह्मास्त्र हमारा। और तुम्हें इसका यूज़ अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिखाऊंगा कैसे इसका यूज़ करते हैं, धड़ाधड़ चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होता है इससे, ठीक है। ये नहीं रहेगा तब भी होगा, ठीक है, लेकिन ये याद कर लेना, ये मतलब फिक्स होते हैं, यही से क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन ये जो होता है किसी भी एंगल के लिए यूज़ होता है, तो तुम बस इतना याद रखो कि 0 से ए में गया t/4 लगा, ए से अगर उसको ए से फिर से उल्टा आना है, उसको 0 से ए में गया, ए से उसको अगर फिर से मीन पे आना है तो उसको t/4 पहले लगा था, अब उसको लगेगा यहाँ पे कितना t/2, ठीक है। और एंगल π - θ हो जाएगा 180 में θ, ठीक है। अब कह रहा मीन से तुमको फिर निगेटिव वे में जाना, तो निगेटिव वे में जाने के लिए तुमको टाइम लगेगा 3t/4। देखो यहाँ पे, यहाँ देखना, ये प्लस ए पे है, ये माइनस ए पे है, जो से समझाता हूँ, प्लस ए माइनस ए। देखो टी से t/4 जाने में कितना टाइम लग रहा है, जी मतलब 0 से, ये मीन है ना, ये मीन से ए जाने में कितना टाइम लग रहा है t/4, ठीक है। t/4 से जब फिर तुमको यहाँ आ रहे हो, इस वाले में मीन पोजीशन में फिर से आ रहे हो, t/2 टाइम लग रहा है, और 5 हो गया 180 डिग्री, क्योंकि देखो टोटल 180 डिग्री एंगल हुआ, ठीक है। और t/2 से जब 3t/4 यानी कि माइनस में फिर से जा रहे हो, तो तुम्हारा कितना लग रहा है, 3t/4 हो गया, एंगल कितना लग रहा है 3π/4, देखो 3π/4, 1π नहीं, ये देखो पूरा कितना लग रहा है 3π/4 लग रहा है यहाँ पे, देखो ऐसे। और ये π+θ हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पाई था और ये एंगल थीटा, ये पूरा पाई और ये थीटा, ठीक। और जब यहाँ से यहाँ जाऊँगा मैं, यहाँ से आ जाऊँगा तो हो जाएगा 2π - θ, और ये हो जाएगा t, 3t/4 से t में जाना, ठीक है। तो ये ब्रह्मास्त्र है, इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं सिखाऊंगा कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी तक बस इतना तुम्हें ध्यान रखना था कि ये कैसे हमारा इधर उधर वेरी कर रहा है, ठीक है। एंगल वगैरह याद कर लो, ये पूरा याद कर लो, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बताऊँगा। अब देखो मोशन की एनालिसिस करते हैं। एक्स हमारा ए sin ω t, वेलोसिटी ए ओमेगा cos ω t, एक्सलेशन -ω² sin ω t। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक्स और वेलोसिटी में एंगल कितने का डिफरेंस है, 90 डिग्री का, यानी कि द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ वेव्स SHM कितना होता है 90 डिग्री। और वेलोसिटी और एक्सलेशन में भी कितने का डिफरेंस है, 90 का, कॉस साइन का 90 का ना, यानी एक्स और वेलोसिटी में 90 का, वेलोसिटी और एक्सलेशन में 90 का। तो एक्स और एक्सलेशन में कितना होगा, 180 डिग्री का होगा, जिन सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्स से पहले भी में जाते हो, भी से फिर ए में जाते हो, इसमें भी 90 का चेंज है, इसमें भी 90 का चेंज है, दोनों में टोटल कितना होगा, यहाँ से आना तो कितना का चेंज, 180 का चेंज, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए sin ω t, वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा cos ω t, एक्सलेशन कितना हो जाएगा, तो एक्स और वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा 90 डिग्री, वेलोसिटी और एक्सलेशन में फिर से 90 डिग्री, और एक्स और एक्सलेशन में 180 डिग्री, ठीक है। तो जब मोशन स्टार्ट करेगा मीन से तो फाई हम लोग 0 लेंगे। अब देखना, मीन पे एक्स की वैल्यू 0 होती है तो वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ए ओमेगा होती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारे काम आएगा। और एक्सलेशन 0 होती है, यानी कि जब मीन पोजीशन होता है तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ए ओमेगा, और एक्सलेशन 0 होती है। लेकिन एक्सट्रीम पे जब तुम जैसे ऐसे रोटेट कर रहे थे, सुनो ऐसे था ना, ऐसे था, तो ये तुम्हारा मीन पोजीशन हो गया, ये बीच वाला, ये हमारा एक्सट्रीम हो गया। तो जब तुम एक्सट्रीम पे जाओगे तो वहाँ पे एक्स हमारा ए के बराबर होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 होगी तभी तो वापस आएगी वो, और एक्सलेशन मैक्सिमम होगा -ω²। यानी कुछ चीज़ में समझ में आ रही होंगी कि मिनिमम पोजीशन पे एक्स का वैल्यू 0 होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा होता है, एक्सेलेरेशन 0 होता है। लेकिन जब तुम एक्सट्रीम पे जाते हो तो एक्सट्रीम पे जाकर तुमको फिर वापस, जैसे यहाँ पे था, यहाँ एक्सट्रीम पे गया
फिर वापस भी तो आएगा, तो वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी अगर जीरो नहीं होती तो ऐसे फिर ऊपर जाता। तो ऐसे आजकल है ना कि जब एक्सट्रीम पे जाएगा तो फिर वापस आना उसको। मान लो ऐसे था, ऐसे था, ऐसे 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 कर रहा था, तो जब यहाँ मीन पे था तो मीन पे तो खत्म करो बात, समझ में आ गया होगा। एक्सट्रीम पे देखो, एक्सट्रीम से उसको वापस आना पड़ेगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी वहाँ जीरो होगी। तो एक्सट्रीम कंडीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होता है। ठीक, अब देखो एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो तुमको अगर ग्राफ बनाने को दे दिया तो ये ग्राफ हमारा बना देना, बीच का जो ये होता है ना, ये वाली लाइन, ये हमारा एम्पलीट्यूड दिखाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्सेज एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस सेक्टर से आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऐसे आता है, दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, ऐसे सीधी लाइन होती है पास करती हुई सेंटर से। ठीक, अब देखो पहले बस कि साइन था, तो साइन का ग्राफ हमेशा जीरो से बनता है और ऐसे उठता है। कॉस का ग्राफ हमेशा 90 डिग्री ऊपर से उठता है। ठीक है, ऐसे बनता है। और माइनस साइन आ गया तो नीचे से उठा दो, माइनस कॉस आ गया तो नीचे से उठा दो, ऐसे समझ में आई चीज़ें। तो साइन का ग्राफ फिर से समझा रहा हूँ, साइन का ग्राफ कैसे बनता है? जीरो से बनता है। तुमको कॉस का ग्राफ पूछ रहा है, कह रहा है कॉस आ गया तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी फॉर्मूले में कॉस आ रहा है तो कॉस का ग्राफ ऊपर से बनता है 90 डिग्री आगे से। ठीक, अब तुमसे कह रहा है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन दिया है साइन का ही ग्राफ है, लेकिन तुम क्या करो ऐसे बनाओ, गलती हो जाए। क्यों? क्योंकि माइनस साइन दिया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो माइनस का ग्राफ नीचे से बनेगा साइन का ही। ठीक, और उसने बोल दिया कि माइनस कॉस, अगर मान लो कहीं क्वेश्चन दे दिया माइनस कॉस, तो माइनस कॉस का मतलब 90 डिग्री से तो बनेगा लेकिन नीचे से बनेगा, ऐसे बनेगा। समझ में आ गई ना? तो ये चीज़ों ध्यान रखना। अभी एलियन के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हूँ, देखना बहुत मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू साइन ओमेगा टी, साइन यहाँ से वेलोसिटी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस हमेशा 90 डिग्री आगे रहता है, तो मतलब कॉस फेज में आगे रहता है। ठीक है, 90 डिग्री मत बोलो, कॉस बस फेज में, क्योंकि देखो क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कि थोड़ा सा 90 डिग्री आगे ही है कॉस, तो कॉस हमारा 90 डिग्री आगे, तो फिर ऊपर से बनेगा। ठीक है, और ये समझ गए होगे, ये तुम्हें समझाई दिया हूँ, इसको याद करो, इससे काम नहीं चलेगा। मतलब मैक्सिमम 99% चांस होता है यहीं से पूछ ले, यहाँ से अगर ना तुम्हारा क्वेश्चन है तो ऊपर जो ब्रह्मास्त्र होता है वहाँ से हो जाएगा। ठीक, एनर्जी इन एसएचएम देखो, ओमेगा इक्वल टू रूट में के वाई एम होता है, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ऊपर बताया कि फोर्स इक्वल टू होता है के एक्स, के जगह एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये ऊपर बताया ना तुम्हें। ठीक, अब देखो तीन तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल। तो देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर है। ठीक है, और वेलोसिटी की जगह तुम क्या रख सकते हो? वेलोसिटी की जगह रख सकते हो क्या? ओमेगा ए लिख सकते हो ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना एक चीज़, काइनेटिक एनर्जी होती है क्या? हाफ एम बी स्क्वायर, बी की जगह ए ओमेगा होता है, तो रखो क्या? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कोई दिक्कत? तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो कॉस का फंक्शन आता है काइनेटिक में, तो उसका जो भी ग्राफ बनेगा यहाँ से बनेगा, पहली चीज़ ध्यान रखना। ठीक, ऊपर से। और काइनेटिक एनर्जी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बस तुम फॉर्मूला याद करो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको मालूम है, हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी इक्वल टू होता है ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग कर दोगे उसका तो हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये तीसरा हमारा ये फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ग्राफ ऐसे बनेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के की जगह रखोगे एम ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, और ये होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये भी ध्यान रखना। तो काइनेटिक एनर्जी में तुमने देखा कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा था, यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक, टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि हाफ के ए स्क्वायर। तो तुम्हें मैं सिंपल से एक चीज़ फिर से बताता हूँ, देखो तुम बस इसमें एक फॉर्मूला याद करना, हाफ एम बी स्क्वायर, बी की जगह रख देना ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, और तुम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी में रख देना एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो कॉस अगर आप ऊपर से बनेगा काइनेटिक में। ठीक, पोटेंशियल में तुम्हें एक फॉर्मूला यूज करना, हाफ के एक्स स्क्वायर, के की जगह रखना एम ओमेगा स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। और जो यहाँ तुमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह साइन स्क्वायर ओमेगा टी रख दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, हाफ के स्क्वायर, तो के की जगह रख दोगे एम ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये जो टोटल एनर्जी होती है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिनिमम के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट के बराबर होगी। ठीक है,
तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट। ठीक है, अब देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी हमारी मिनिमम होगी एक्सट्रीम पे, मैक्सिमम होगी मीन पे। क्यों मिनिमम होगी एक्सट्रीम पे? क्योंकि मिनिमम जब हो जाए एक्सट्रीम पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी वहाँ पे जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो वापस आएगा वो। तो मिनिमम कहाँ पे होगी काइनेटिक? बस सोचो दिमाग में, भी तुम्हारा खुद सब हो जाएगा। तो मिनिमम कहाँ होगा? एक्सट्रीम पे। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है एक्सट्रीम पे, मैक्सिमम होती है मीन पे। पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी? मीन पे होगी और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगी। क्यों? देखो ध्यान समझना, कैसे समझो, ये इसी में देखो मीन, ये क्या हुआ? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे देखो वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या होगी? मिनिमम होगी। और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ से इधर भी जाना है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और जब यहाँ पे आया था तो पोटेंशियल एनर्जी, तुम देखो ये हमारा ग्राउंड था, ये ग्राउंड है, ऐसे हुआ तो मैं देख रहा हूँ इतनी दूरी कवर करनी पड़ी, इतनी, जैसे ये हमारा बेस है। ठीक है, अब ऐसे हुआ तो तुम देख रहे हो एक्सट्रीम पे क्या हो रहा है? एक्सट्रीम पे हमारे पास हाइट है ना, ज़मीन से हाइट है, कुछ ज़मीन से हाइट है, तो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगी। और मीन पे तो कोई हाइट ही नहीं है, मीन पे तो जीरो हो गई, ग्राउंड पे टच होगी। तो mgs लिखते हो ना पोटेंशियल एनर्जी को, तो ग्रेविटी तो gs तो है ही नहीं, s तो है नहीं, तो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो मिनिमम होगी एक्सट्रीम पे, मैक्सिमम होगी मीन पे। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी मीन पे और मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पे। और टोटल एनर्जी तो बता ही चुका हूँ। ठीक है, अब देखो एक्स का वैल्यू जब प्लस माइनस ए बाई रूट टू होता है, यानी एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए बाई रूट टू होने का मतलब कितना हुआ? cos 45 डिग्री, यानी कि लगभग 45 डिग्री एंगल जब होता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होते हैं बराबर होते हैं और टोटल एनर्जी के अपान टू होते हैं। ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू जब प्लस माइनस ए बाई रूट टू होगा तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगा इक्वल टू ई बाई टू होगा। अब ग्राफ देख लो, तुमको मालूम है ये हमारा माइनस ये प्लस है। तुम बताओ कि एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तुम बोलोगे भैया जीरो होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो होती है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा ग्राफ बनाओ कि जीरो हो जाए। तो देखो यहाँ पे जीरो और यहाँ पर जीरो। ठीक है, यानी एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो जीरो। और तुमसे बोलूँगा एक्सट्रीम पे पोटेंशियल क्या होती है? बोलोगे सबसे हाईएस्ट होती है। तो ये बना दो, समझे? तो जब भी एनर्जी वर्स ये जब ग्राफ बनेगी ना, ये हमारी बनेगी, देखो ये जो हमारी बनेगी नीचे वाली, उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ग्राफ है। और जो ऊपर वाली बनेगी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पे। और ये जो हमारी ई होती है टोटल एनर्जी ग्राफ होती है। ये जो हमारी स्ट्रेट वाली लाइन होती है वो टोटल एनर्जी की ग्राफ होती है। तीनों ग्राफ ध्यान में रखना। ठीक, तीनों ग्राफ ध्यान में रखना। अब देखो ये अभी तुम्हें बताया था कि काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है। काइनेटिक एनर्जी ग्राफ क्या होती है? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होती है, तो ऊपर से बनेगा। और पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर होती है, तो नीचे से बनेगा। तो इन दोनों का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, और तुम याद रखना कि जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी 2f चेंज होती है। जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी 2f होती है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी एवरेज अगर तुमसे पूछ लिया तो हाफ इंटू ई मैक्स कर देना, यानी कि हाफ इंटू हाफ के स्क्वायर। एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है? हाफ के स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना? 1/4 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज की बात पूछेगा तो हाफ इंटू ई मैक्स, यानी कि हाफ इंटू हाफ के स्क्वायर, यानी कि 1/4 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो स्प्रिंग सिस्टम, टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा होता है। स्प्रिंग वाला जब सिस्टम होता है तो वहाँ पे टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट में m बाई के होता है। क्या होता है? टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में m बाई के होता है, जहाँ पे m हमारा क्या होता है? m नेट होता है। m नेट मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? अगर स्प्रिंग का मास भी दिया हो, जैसे मान लो स्प्रिंग हमारा ऐसे है, तो अगर स्प्रिंग का भी मास दिया हो, जो अटैच है वो तो अटैच रहेगा ही, और स्प्रिंग का भी मास दिया हो तो m प्लस m हो जाएगा, यानी कि मास प्लस मास ऑफ स्प्रिंग हो जाएगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में m बाई के। और ये जो टाइम पीरियड होता है, जो k होता है ना हमारा, k जो होता है डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, और k जो होता है उस ग्रेविटी पे भी डिपेंड नहीं करता। तो k डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट और k आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंटी पैरेलल। मान लो कहीं पे सीरीज मतलब ऐसे स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है सीरीज में, तो उसका जो 1/k इक्विवेलेंट होगा वो 1/k1 प्लस 1/k2 होगा। जो वहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है उसका एकदम वैसा इसका सीरीज में होता है। ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता था? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ पे क्या होगा? 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। ठीक है, और टाइम पीरियड जो सीरीज का स्क्वायर होगा वो t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर होगा। पैरेलल में अगर लग गया तो k इक्विवेलेंट सीधे हो जाएगा, k1 प्लस k2 हो जाएगा, और 1/t इक्विवेलेंट का स्क्वायर 1/t1 का स्क्वायर प्लस 1/t2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? मतलब कि अगर k इक्विवेलेंट पूछ रहे हो तो k इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा? सीरीज में पैरेलल वाला होगा रेजिस्टेंस का जैसा, और
जो टाइम पीरियड होगा वो हमारा सेम रहेगा। कैसे? टाइम पीरियड सीरीज का, लेकिन स्क्वायर में चलेगा। तो टाइम पीरियड सीरीज का स्क्वायर नेट जो होगा वो हमारा T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर T3 का स्क्वायर T4 का स्क्वायर ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है। एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि मतलब एक से स्प्रिंग लगी, एक मास लग गया, उसके बाद फिर एक स्प्रिंग, तो उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर भी K इक्विवेलेंट हमारा K1 प्लस K2 ही होता है, ठीक है। इंक्लाइंड स्प्रिंग, देखो इंक्लाइंड स्प्रिंग का मतलब होता है स्प्रिंग का इंक्लाइन होना। मान लो ऐसे दे दिया, कोई ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग लगा के मास लगा दिया, फिर स्प्रिंग लगा दिया, तो तुमसे पूछेगा कि बताओ कितना K इक्विवेलेंट होगा, तो तुम कहोगे भैया ये तो इंक्लाइन वाला नहीं मुन्ना, ये हमारा क्या है, एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो इसका K इतना होगा 2K हो गया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इंक्लाइन का मतलब होता है स्प्रिंग, जब इंक्लाइन मतलब स्प्रिंग ऐसे लगे हों, ऐसे देख रहे हो, स्प्रिंग के बीच की एंगल है, इंक्लाइन प्लेन नहीं, स्प्रिंग के बीच की एंगल। प्लेन पे अगर रखा हुआ है ऐसे मान लो रखा हुआ, बीच में एक मास लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो ये एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। मान लो प्लेन पे ही है, एक ऐसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हो। तो इंक्लाइन स्प्रिंग का मतलब होता है कि दोनों आपस में एंगल बना रहे हो, तो K इक्विवेलेंट हो जाता है K प्लस 2K cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट भी प्रेजेंट होनी चाहिए और 90 डिग्री पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। जेई में भर के, एम्स में भर के क्वेश्चन पूछा है, ठीक। रिड्यूस मास कह रहा है कि एक मास M1 है, एक मास M2 है, और दोनों के बीच के क्या ऐसे हमने जोड़ दिया, एक मास M1 हमारा, एक मास M2 है, और दोनों को हमने ऐसे जोड़ दिया, मतलब स्प्रिंग से। तो जो M रिड्यूस होगा कितना हो जाएगा, M1 M2 अपान M1 प्लस M2, ये तो मैं रोटेशनल में भी बता चुका हूँ। तो M रिड्यूस कितना हो जाएगा, M1 M2 अपान M1 प्लस M2। M रिड्यूस कितना होगा, M1 M2 अपान M1 प्लस M2 होगा, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में M बाई K होता है, तो M के जगह M रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में M रिड्यूस अपन K हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये केस देखो, कह रहा है कि जब स्प्रिंग को तुमने सेंटर, पुल्ली के सेंटर में बांध दिया तो K इक्विवेलेंट K/4 हो जाएगा। लेकिन जब तुम मास को उसको सेंटर बांध दोगे, देखो मास को तुमने सेंटर बांध दिया और साइड में पुल्ली लगा दिया, तो ये अगर K है तो 2K में कन्वर्ट हो जाएगा और K इक्विवेलेंट 4K हो जाएगा, समझे। यानी कि K इक्विवेलेंट हो जाएगा K/4। जब मास को टाइट कर दो सेंटर पे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट 4K हो जाएगा। तो दोनों केसेस को ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, अगर तुम स्प्रिंग को L पार्ट में N पार्ट में काट देते हो तो जो K इंटू L होता है, स्प्रिंग इंटू उसका लेंथ, मान लो K पूरा था, तुमने इसको काटा, टोटल K था, टोटल लेंथ L था, तो K इंटू L कांस्टेंट होता है, यानी कि K इनवर्सली प्लस 1/L होता है, और K डैश हमारा NK के बराबर होता है। यानी K अगर ज़्यादा है तो हार्ड मटेरियल है, K अगर कम है तो सॉफ्ट है, K अगर ज़्यादा है तो हार्डनेस ज़्यादा है, K अगर कम है तो सॉफ्टनेस ज़्यादा है, ठीक है। KL हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो K इनवर्सली प्लस 1/L हो जाएगा, यानी K डैश NK हो जाएगा। यानी कि अगर तुमने N पार्ट में काटा, 5 पार्ट में काटा, तो उसका K क्या हो जाएगा, 5K हो जाएगा, समझे। तो KL कांस्टेंट होगा K इंटू 1/L, K डैश टू NK हो जाएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, L कटेड, मान लो तुमसे पूछा कि K कटेड है, K कटेड क्या है ये, K कटेड, तुमसे बोला कि कैसे काट दिया, K1 में, K2 में, K3, बताओ K1 कितना होगा। तो K1 जो होगा क्या होगा, टोटल लेंथ अपन गिवन लेंथ। टोटल लेंथ कितना था, टोटल L था, L1 प्लस L2 प्लस L3 क्या L आएगा, अपन गिवन लेंथ, यानी कितना उसका लेंथ, यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 अपन L1, मतलब कितना हम काटा गया, इंटू टोटल स्प्रिंग का T2 K, तो हमारा K1 आ जाएगा। जैसे मान लो K2 निकालना हो तो K2 में टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 अपन गिवन लेंथ, K2 का गिवन लेंथ कितना है, L2 है, अपन L2 इंटू टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट K आ जाएगा, समझ रहे हो। K3 भी ऐसे निकलेगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 अपन L3 इंटू K, ये निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। ये K कटेड क्या हो, N पार्ट में काटोगे तो NK हो जाएगा, K कटेड हमारा हो जाएगा टोटल लेंथ इंटू टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट अपन गिवन लेंथ, ठीक। यहाँ से ये देख लेना, एनर्जी होती है हाफ K स्क्वायर, इसको F²/2K भी बोलते हो। तो अगर कहीं पे लिखा है कि K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट हो गया तो X हमारा पहले 2 था, अब 4 हो गया, बताओ एनर्जी कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला लगा देना। उसने लिखा कि K कांस्टेंट है, फोर्स को तुमने 2 गुना कर दिया, तो बताओ कितनी एनर्जी होगी, तो U = F²/2K लगा देना। ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो F² अगर तुमने 2 गुना किया तो ये हमारा पोटेंशियल 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि F² है, समझ। तो दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो कह रहा है पहले स्प्रिंग को, ये भी एक मतलब ट्रिक बोल सकते हो, स्प्रिंग है, ठीक है, तुमने उसको ऐसे काटा, एक पार्ट को L दिया, दूसरे पार्ट को NL, मतलब कि एक को 5 मीटर में काटा, एक को 50 मीटर में, मतलब 55 मीटर का टोटल था, एक को 5 दे दिया, एक को 50, तो एक कितने गुना हो गया, 10 गुना हो गया ना। तो जो K2 होगा वो N+1 इंटू K हो जाएगा, यानी कि 10 + 1 इंटू K, यानी कि 11 K हो जाएगा, समझे। तो अगर तुमने L में और NL में काट दिया तो K2 हमारा N+1 इंटू K हो जाएगा, ठीक। एम्पलीट्यूड का हमेशा मेन पोजीशन से नापते हैं, और मैक्सिमम इलांगेशन को हम लोग नेचुरल मीन से नापते हैं, तो बेसिक सी बात है।
डिटैचमेंट के लिए एम्पलीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन एम जी बाई के। किसी भी बॉडी को डिटैच होने के लिए स्प्रिंग से एम्पलीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन एम जी बाई के होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल पेंडुलम स्प्रिंग का तुमने फॉर्मूला पढ़ा टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। उसका क्या था 2 पाई अंडर रूट में एम बाई के था। 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी होता है। जहाँ पे जो टाइम पीरियड है देखो, टाइम पीरियड जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द मास बट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। यानी कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो हमारा मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है शेप और साइज ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। अगर स्मॉल चेंजेस के लिए पूछेगा तो तुमको मालूम है, एरर में बताया था मैंने, स्मॉल चेंजेस के लिए डेल्टा टी अपन टी इक्वल टू हो जाएगा हाफ डेल्टा एल अपन एल इक्वल टू माइनस में हाफ डेल्टा जी अपन जी, ठीक है। स्मॉल चेंजेस के लिए हाफ डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा इक्वल टू माइनस में हाफ डेल्टा जी बाई जी, क्योंकि जी नीचे है, ठीक है। तो हाफ डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू माइनस में हाफ डेल्टा जी बाई जी, ठीक। अब देखो, अगर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ये जो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो हमारा अगर रेडियस के अर्थ के कंपेरेबल में है तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, असली जो फॉर्मूला टाइम पीरियड का यही है 2 पाई अंडर रूट में 1 अपान जी 1 अपान एल प्लस 1 अपान आर, जे में से पूछा गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम का असली फॉर्मूला यही है क्या, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में 1 अपान जी 1 अपान एल प्लस 1 अपान आर। अब देखो, अगर एल हमारा बहुत ही कम है रेडियस से, मतलब रेडियस अपन 6400 किलोमीटर होता है ना, तो अगर बहुत कम है तो हम लोग क्या करेंगे, एल को नेगलेक्ट कर देंगे, आर को नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी हो जाएगा। अगर एल बहुत ज़्यादा है तो एल को नेगलेक्ट कर देंगे, 2 पाई आर बाई जी हो जाएगा, 84 मिनट आएगा, ठीक है। ये तो ग्रेविटेशन में बताया था मैंने, समझ में आई चीज़ें। तो अगर रेडियस बहुत ज़्यादा है तो रेडियस को नेगलेक्ट कर दो यहाँ से, रेडियस अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2 पाई अंडर रूट में एल बाई जी। और अगर एल बहुत ज़्यादा है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, कि 1 अपान एल मान लो 1 अपान 1000 कितना आएगा, जीरो के बराबर ही तो आएगा, तो ये खत्म हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में आर बाई जी, 84 मिनट आ जाएगा, ठीक। अब 2 पेंडुलम और होता है, सेकंड पेंडुलम टॉर्जनल पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम जो होता है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, लेंथ उसका 1 मीटर होता है, इसको जी बाई पाई स्क्वायर बोलते हैं। लेंथ हमारा क्या होता है उसका 1 मीटर, 1 मीटर को तुम जी अपन पाई स्क्वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि जी का वैल्यू होता है 9.8 और पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 3.14, ये भी हमारा 9 इतना ही होता है। और फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हाफ, क्योंकि टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है 1 अपन टाइम पीरियड 1/2 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। टॉर्जनल पेंडुलम होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आई बाई के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्जनल कांस्टेंट दिया तो 2 पाई अंडर रूट में आई बाई के करके लगा सकते हो, ठीक। अब जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट में एल इफेक्टिव अपन जी इफेक्टिव होता है। टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अंडर रूट में एल इफेक्टिव अपन जी इफेक्टिव। तो लेंथ इफेक्टिव भी हमको चाहिए होता है जी इफेक्टिव भी। तो अब देखो, अगर फ्री फॉल होगी तो जी इफेक्टिव जीरो होगी, जी इफेक्टिव जीरो तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, केस बनाया हूँ ना मैंने, तो केस अगर फ्री फॉल का है तो जी इफेक्टिव जीरो होगी, टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगी, ठीक। हॉरिजॉन्टल मूविंग कार, अगर कोई कार है मूव हॉरिजॉन्टल मान लो ऐसे रखा हुआ तो जब मूव करेगी ना वो, जैसे मान लो आगे बढ़ी तो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ सूडो फोर्स, तो ये हमारा एफ लगेगा इधर, एम जी लगेगा इधर, ये थीटा हमारे इधर, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा फोर्स अपन एम जी होती है, यानी ए बाई जी, क्योंकि फोर्स कल टू एम जी अपन फोर्स कल टू एम में अपन एम जी ए बाई जी होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मूविंग कार के केस में जो tan थीटा होता है हमारे पास ए बाई जी होता है। हॉरिजॉन्टल मूविंग के केस में जो tan थीटा होता है हमारा क्या होता है ए बाई जी होता है। हॉरिजॉन्टल मूविंग केस में tan थीटा ए बाई जी होता है, लेकिन जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा फिर, देखो एम जी तो नीचे लग रहा था और ये हमारा इधर लग रहा था फोर्स, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्री फॉल में जी इफेक्टिव जीरो, टाइम पीरियड इनफाइनाइट, टर्निंग या हॉरिजॉन्टल मूविंग कार में जी इफेक्टिव जी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो इसको तुम अंडर रूट में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में एल इफेक्टिव अपन अंडर रूट में, अंडर रूट के अंडर रूट नीचे आ गया ना, फिर देखो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसा नहीं तुमने जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर रख दिया, जी इफेक्टिव का वैल्यू अंडर रूट में, तो यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक अंडर रूट पहले से था, एक अंडर रूट फिर से आएगा, ठीक। टर्निंग कार में जब तुम टर्न करोगे कार को तो वहाँ पे जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन आर का होल स्क्वायर, ठीक। लिक्विड के केस में जी इफेक्टिव हो जाता है जी 1 माइनस रो अपन सिग्मा। लिक्विड के केस में जी इफेक्टिव दिया है, जी इफेक्टिव लिखना हो, कह दिया कि लिक्विड में मतलब सिंपल पेंडुलम को पानी में डाल दिया तो जी इफेक्टिव हो जाएगी जी 1 माइनस रो अपन सिग्मा। रो लिक्विड की होगी, सिग्मा हमारे बॉडी की होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जी इफेक्टिव होती है वो जी प्लस क्यू अपन एम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जी होती है, जी इफेक्टिव होती है वो जी प्लस माइनस क्यू ई अपन एम होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एम जी दोनों सेम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे आ रही है, जी तो हमारा नीचे लगता ही है, तो सेम डायरेक्शन में प्लस ले लेंगे, यानी कि जी इफेक्टिव क्या हो जाएगी जी प्लस क्यू अपन एम हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है, तुम नीचे आ रहे हो, तुम्हारा चार्ज ग्रेविटी नीचे लगेगी, तो वहाँ पे निगेटिव ले देंगे, यानी कि वहाँ पे जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस क्यू ई अपन एम। तो जी इफेक्टिव क्या होगा जी प्लस क्यू ई अपन एम हो जाएगा, और जी
जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस क्यू ई अपन एम, और ये हो जाएगा जी माइनस क्यू अपन एम हो जाएगा। ठीक, स्लाइडिंग डाउन, अगर कोई चीज़ स्लाइडिंग डाउन हो रही है किसी एंगल पे तो 2 पाई √में L/G cos थीटा होता है, डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, जी की जगह बस क्या लिख दोगे, जी cos थीटा। ब्लॉक इन लिक्विड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है ब्लॉक इन लिक्विड का। ब्लॉक इन लिक्विड, तुमने किसी लिक्विड को ब्लॉक में डाल दिया, ये पेंडुलम को नहीं डाला तुमने, पेंडुलम के लिए ये है। ठीक है, लेकिन किसी तुमने ब्लॉक को लिक्विड में डाल दिया तो टाइम पीरियड हो जाती है 2 पाई √में m/ρ बहुत ज़्यादा पूछता है। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली इक्वल टू मास होती है, टाइम पीरियड इनवर्सली इक्वल टू एरिया होती है, टाइम पीरियड इनवर्सली इक्वल टू क्या होती है, रो होती है। तो ये ध्यान रखना कि टाइम पीरियड क्या होती है 2 पाई √में मास/ρ टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगी 2 पाई √में m/ρ याद रखना। ठीक, अब देखो ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन U2, कह रहा है कि ऑसिलेशन अगर लिक्विड U2 में होगा तो टाइम पीरियड 2 पाई h/g होगा, क्योंकि हाइट h होगी ना। टनल में 2 पाई RE/g हो जाएगा, और सिलेंडर इन वाटर है तो 2 पाई h इमर्स/g, यानी कि 2 पाई तीनों का देखो 2 पाई h/g है। बस लिक्विड में U2 का हाइट ले लेंगे, टनल में जाओगे तो रेडियस अपर ले लेंगे, और सिलेंडर में जाओगे तो जितना हाइट डूबा हुआ वो हाइट ले लेंगे। ठीक, एक्सीलेटिंग केज, मान लो कोई केज एक्सीलेट कर रहा है तो जी इफेक्टिव ऊपर जाएगा G प्लस ए, नीचे जाएगा तो G माइनस ए, और इधर जाएगा तो सूडो, ये एक्सीलेशन इधर गया तो सूडो फोर्स इधर लगा, सूडो फोर्स इधर लगा के इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, यानी कि इधर हमारा नेट हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव क्या होगा, √में G² + A², ऊपर भी बताया हूँ। ठीक, देखो इन SHM फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में काइनेटिक एनर्जी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एवरेज के बराबर होती है ½ m⍵² A²। ठीक है, टाइम पीरियड तो होता है स्प्रिंग पेंडुलम का, स्प्रिंग पेंडुलम है। ठीक है, स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, और स्प्रिंग पेंडुलम यूज करते हैं क्लॉक में, NCERT की लाइन है। ठीक है, ठीक, और टाइम पीरियड इसका होगा 2 पाई ΔT/π, तुमको मालूम ही है। 2 पाई को ऐसा तुम टी के बराबर भी ले सकते हो। ठीक, SHM जो होते हैं ऑसिलेटरी भी होते हैं, पीरियडिक भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑल ऑसिलेटरी और पीरियडिक, लेकिन ऑल पीरियडिक और नॉट ऑसिलेटरी, ध्यान रखना थियरी पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होगा, ऑल ऑसिलेटरी और पीरियडिक बट ऑल पीरियडिक और नॉट ऑसिलेटरी। ठीक, और n+1 T स्मॉल इक्वल टू n इंटू टी लॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा भी 2022 में क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन मेरे एक बार मैंने टेस्ट दिया था तो वहाँ पे गलती हुआ था, तो मैंने मिस्टेक कॉपी में लिख के रखी थी, तो वहाँ से क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। ठीक है, मैं तुरंत इसको सॉल्व कर दिया। n+1 T स्मॉल जो होता है वो n T लॉन्ग के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 2-3 नीट में पूछे जा चुके हैं, करवाया हूँ, अभी देख लेना। ठीक, तो ध्यान रखना। ये मूल कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है, कंप्लीट फिजिक्स इन 50 और भी चल रहा है, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 और चल रहा है। ये दीदी भैया के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, आगे भी बनाएंगे नीट के बाद। और ये रोलिंग मोशन हमने कराया हुआ है, रे ऑप्टिक्स देख लो कितने अच्छे खासे व्यूज़ हुए हैं रे ऑप्टिक्स पे। तो ये बहुत अच्छा लेक्चर था रे ऑप्टिक्स का, तुम्हें देखना हो तो देख लेना। ठीक है, तुमसे बस एक ही चीज़ बोलूँगा, लाइक और कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना। थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना साउंड को। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।